Hello class 9th ICSE students, my name is Seema Agrawal and you are watching my YouTube channel Learning is Fun। आज से हम केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9th ICSE बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। जो बुक मैंने रेफरेंस के लिए ली है वो सेलिना पब्लिकेशन की बुक है। आज के वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। उसका फर्स्ट लेक्चर है। ये पूरा जो चैप्टर है द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, ये आपका बेसिक चैप्टर है केमिस्ट्री का। सबसे पहले आपको इस चैप्टर में कमांड होना जरूरी है, तब जाके आप आगे के चैप्टर्स को बड़े इजीली कर लेंगे। मैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। इस चैप्टर को हमने 4 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। आज के जो फर्स्ट लेक्चर है इसमें हम 3 टॉपिक, इंट्रोडक्शन, केमिकल सिंबल्स और फॉर्मूले को कवर करेंगे। बाकी के चैप्टर्स में हम सिलेबस का बाकी हिस्सा कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है, और इसका वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूँ। साथ साथ में आपको इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताते चलूंगी किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो अगर आपको केमिस्ट्री को आसान बनाना है तो मेरे साथ इस वीडियो में आप बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड के हिसाब से ये सिलेबस है आपका इस चैप्टर का। सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, वैलेंसी, फॉर्मूले ऑफ रेडिकल्स एंड फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड्स, बैलेंसिंग ऑफ सिंपल इक्वेशंस, ये चीज आपको कवर करनी है। सिंबल में आपकी डेफिनेशन क्या होती है और जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स हैं उनके क्या सिंबल्स है, ये लर्न करना है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको वैलेंसी के बारे में बताऊंगी कि वैलेंसी की डेफिनेशन क्या होती है। हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन के हिसाब से भी वैलेंसी डिफाइन की जाती है, तो उस हिसाब से भी हमको डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। फिर मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा वैलेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं वो देखेंगे। साथ ही में हम रेडिकल्स को भी कवर करेंगे। रेडिकल्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूले क्या है और वैलेंसीज क्या होती हैं रेडिकल्स की। फिर कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड के नाम हम कैसे लगाते हैं और उनके फॉर्मूले कैसे लिखते हैं, इसको सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस देखेंगे विद वन रिएक्टेंट, 2 और 3 प्रोडक्ट्स, 2 reactants and 1 product, and 2 reactants and 2 products, and 2 reactants and 3 और 4 products। ठीक है, इस प्रकार से हम सारी केमिकल इक्वेशंस को कवर करेंगे। साथ में हम हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन सीखेंगे। जो क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड है उसके सिलेबस के हिसाब से आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से ही बैलेंस करना सीखना है इक्वेशंस का। तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। काफी इक्वेशंस बहुत इजीली बैलेंस हो जाती है, लेकिन कुछ इक्वेशंस में आपको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट देना पड़ता है, लेकिन आप प्रैक्टिस जितना करेंगे आप उतने अच्छे से आप बैलेंस करना सीख जाएंगे। फिर जो लास्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा इस टॉपिक पे, उसपे हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के बारे में। इसमें हम लोग डेफिनेशंस देखेंगे और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड देखेंगे। साथ में एम्पिरिकल फार्मूला भी देखेंगे और इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी साथ साथ में लगाते चलेंगे। साथ में टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और फिर अगर टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेरीज प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम सिर्फ 3 टॉपिक आज लेने वाले हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन, केमिस्ट्री क्या होता है, देन सिंबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे हम फॉर्मूले के बारे में कि फॉर्मूला क्या है। फिर डिटेल में केमिकल फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर। केमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं कि मैटर किससे बने हैं, व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ, व्हाट इज इट्स नेचर, उसका नेचर किस प्रकार का है, स्ट्रक्चर कैसा होता है मैटर का, और व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू डिफरेंट कंडीशन। अलग अलग कंडीशन में मैटर में क्या बदलाव आता है, ये सब चीजें हम किससे पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में। तो बेसिकली हम केमिस्ट्री में मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर क्या है, किस चीज से बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, फिर अलग अलग कंडीशंस में इसके अंदर क्या बदलाव आते हैं, यानी कि चेंजेस आते हैं। Many theories were proposed regarding matter which help us to discover the real essence of matter. That is, matter is nothing but a complex relationship between elements. समय समय पे अलग अलग theories आई हैं जिन्होंने matter के बारे में बताया है। इन सब थ्योरीज को जब अच्छे से स्टडी किया गया तो हमको मैटर का रियल एसेंस पता चला, सही में पता चला कि मैटर क्या है। तो इन सब थ्योरीज को पढ़ने के बाद हमको पता चला मैटर कुछ नहीं है, एलिमेंट्स का एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग रेशियोज में, अलग अलग कंडीशंस में कंबाइन करते हैं और एक अलग मैटर बनाते हैं। ठीक है, तो फिर बात आई कि भाई एलिमेंट क्या होता है।
An element is a simple and pure form of matter which cannot be decomposed into simpler substance. Element क्या होता है? Element मैटर का आपका जो मैटर है उसका प्योर फॉर्म है, सिंपल और प्योर फॉर्म है जिसको फर्दर डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर आपका कोई एलिमेंट सपोज आपने ऑक्सीजन है ना, तो ये ऑक्सीजन जो है, जो ऑक्सीजन जो एलिमेंट है ये प्योर फॉर्म है। आप इसको फर्दर क्लास तोड़ोगे तो एलिमेंट के ऑक्सीजन के ही एटम बनेंगे, और कुछ इससे और कुछ आप चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है तो उसमें सारे एटम्स किसके, हाइड्रोजन के हैं। तो ये इसको हम क्या करते हैं, इसको मैटर का हम प्योर फॉर्म कहते हैं, सिंपल और प्योर फॉर्म कहते हैं, जिसको हम और फर्दर सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। तो यही डेफिनेशन एलिमेंट की, आपको उसको एज इट इज याद कर लेना है। एन एलिमेंट इज अ सिंपल एंड प्योर फॉर्म ऑफ मैटर which cannot be decomposed into simpler substances. ठीक है। एलिमेंट्स किससे बनते हैं? ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एटम से मिलके बनते हैं, है ना। जैसे और तुम्हारा, जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना है। उसी तरीके से तुम्हारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एटम से मिलके बना है। क्लोरीन, क्लोरीन के एटम से मिलके बना है। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एटम से मिलके बनते हैं। The smallest particle of an element which represents all the properties of an element। और एटम एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा होता है। सपोज करो ये बड़ा सा टुकड़ा लिया हमने गोल्ड का, है ना, ये अपना गोल्ड का आपका एक ब्लॉक है, राइट। इस जो ये गोल्ड का ब्लॉक है ये गोल्ड के एटम से ही मिलके बना हुआ है। गोल्ड में जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी हर एक एटम में आपको देखने को मिलेगी। जैसे आपने देखा कि गोल्ड का कलर येलो होता है, गोल्ड शाइनी होता है, गोल्ड एक मैटर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर आप इस गोल्ड के ब्लॉक में से एक सिंगल एटम किसी तरीके से अगर निकाल लोगे तो आपको सिंगल एटम में सारी प्रॉपर्टीज मिलेगी। यानी कि ये येलो कलर का होगा, गुड कंडक्टर होगा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, और इसमें ये शाइनी होगा, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होगी, इससे आप ज्वेलरी बना सकते हो। तो वो सारी प्रॉपर्टीज जो एक आपके एलिमेंट में होती है वो सारी प्रॉपर्टी आपके उसके सिंगल एटम में भी होती है। ठीक है। तो हम कहते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो एटम्स से मिलके बनते हैं। A set of atoms of the same type together form the molecule of element। एक ही प्रकार के अगर एटम्स प्रेजेंट हैं तो वो आपके एलिमेंट का मॉलिक्यूल बनाता है। जैसे तुम्हारा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम एटम ही प्रेजेंट है ना, तो उसने हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसका मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो कि तुम्हारे दो डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट है, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है एक डेफिनेट रेशियो में, तो फिर उसने क्या किया, उसने एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल बना लिया। तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, मैटर को हम ब्रॉडली टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है मिक्सचर और दूसरा होता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मतलब होता है जब एक ही प्रकार के एटम से बना हुआ होता है तो वो एलिमेंट कहलाता है। लेकिन जब एक से दो या दो से डिफरेंट प्रकार के एटम्स प्रेजेंट है तो जो बना हुआ है तो फिर उसको कंपाउंड कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, एटम्स का जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। जैसे वाटर का आपका मॉलिक्यूल बना है तो वाटर क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और इनका रेशियो हमेशा 2:1 रहेगा, यानी कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर ही वाटर बनाएंगे। जबकि एलिमेंट के केस में हमने देखा एक ही प्रकार का है। सोडियम का एक एलिमेंट है तो उसमें सोडियम के ही सारे एटम होंगे। कैल्शियम एलिमेंट है तो कैल्शियम के ही सारे एटम होंगे। तो कॉपर है तो कॉपर के ही सारे एटम उसमें होंगे। ठीक है। तो ये प्योर सब्सटेंस होता है। तो मैटर को हमने मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंस में क्लासिफाई किया है। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं। एलिमेंट्स में एक ही प्रकार के एटम्स पाए जाते हैं, जबकि कंपाउंड्स में दो या दो से डिफरेंट प्रकार के एलिमेंट्स के एटम्स पाए जा सकते हैं, लेकिन उनका रेशियो फिक्स होता है। तो भाई ये मिक्सचर्स क्या होता है, तो मिक्सचर्स को भी हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। मिक्सचर्स में भी डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स रहते हैं। लेकिन फिर मिक्सचर्स और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? भाई कंपाउंड्स में डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम रहते हैं लेकिन उनका रेशियो फिक्स होता है, जबकि मिक्सचर के केस में ये रेशियो फिक्स नहीं होता है। ये कोई भी चीज ज्यादा या कम आप कर सकते हो। सपोज करो कि आप शुगर सोल्यूशन बना रहे हो, ठीक है ना, आपने 1 चम्मच शुगर डाली और आपने 1 ग्लास वाटर लिया, राइट। दूसरा आपने मिक्सचर बनाया, इसमें 2 चम्मच शुगर डाल लिया और 1 ग्लास वाटर लिया, या आपने आधी चम्मच शुगर डाली और 1 ग्लास पानी लिया। तो तुम्हारा ये सारा मिक्सचर ही बन रहा है, लेकिन तुमने इसका कॉम्बिनेशन, इसका जो रेशियो है वो फिक्स नहीं है। तो जब रेशियो फिक्स नहीं है तो उसको फिर मिक्सचर कहते हैं। ठीक है। मिक्सचर तुम्हारे होमोजेनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजेनियस भी हो सकते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? जो देखने में पूरा एक जैसा हो, जैसे कि तुमने दूध में पानी मिला दिया,
दूध में जब तुम पानी मिलाते हो तो पूरा मिक्सचर देखने में एक जैसा लगता है, दूध अलग और पानी अलग नहीं दिखता है ना, तो वो होमोजेनस मिक्सचर कहलाता है। फिर दूसरा पार्ट है हीट्रोजेनस मिक्सचर। हीट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें आपको दो चीजें अलग अलग दिख रही है। जैसे आपने पानी में अगर ऑयल की बूंदे डाल दी तो ऑयल आपको ऊपर तैरता हुआ दिखेगा, तो ऑयल के ड्रॉपलेट्स आपको अलग दिखेंगे, या ऑयल की लेयर अलग दिखेगी, पानी की लेयर अलग दिखेगी, यानी कि आप अलग अलग कंपोनेंट्स को देख पा रहे हैं कि ये डिफरेंट है, तो इसको फिर क्या कहोगे आप, हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है। तो ये तो हमारा जल्दी से क्विक एक रिवीजन था कि मैटर को हमने किस तरह से क्लासिफाई किया है। अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं सिंबल्स के बारे में। तो स्पेशली हमको एलिमेंट्स और कंपाउंड में कॉन्सेंट्रेट करना है। तो आप ये जो डेफिनेशन दी गई है एलिमेंट्स की वो याद कर लो। एन एलिमेंट इज अ सिंपल एंड प्योर फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो एलिमेंट वो सिंपल या प्योर फॉर्म है मैटर का जिसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता सिंपलर सब्सटेंस में। मतलब आपके पास अगर ऑक्सीजन एलिमेंट है तो आप उसको तोड़कर कुछ और नहीं बना सकते। ऑक्सीजन आप उसका साइज छोटा करते चले जाओगे, है ना, एक बड़ा ब्लॉक है उसको छोटा तोड़ते तोड़ते छोटा तो करते चले जाओगे, लेकिन वो ऑक्सीजन से कुछ और बन जाएगा ऐसा नहीं होगा। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एटम से मिलके बनते हैं। और हम कह सकते हैं कि एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है। और एलिमेंट की हर प्रॉपर्टी उस एटम में प्रेजेंट रहती है। सेट ऑफ एटम्स ऑफ द सेम टाइप टुगेदर फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। अगर एक ही प्रकार का एटम्स आपस में कंबाइंड हो जाता है तो वो एलिमेंट के मॉलिक्यूल को बना देता है। जबकि अगर सिंगल है, सपोज करो ऑक्सीजन के केस में अगर आप सिंगल लिख रहे हो तो फिर वो क्या कहलाएगा, अगर आपने सिंगल लिखा है ओ तो वो एटम कहला रहा है। लेकिन अगर आपने दो ऑक्सीजन के एटम ले लिए तो वो क्या बना लेगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो चूंकि दोनों सेम है ना, तो ये मॉलिक्यूल किसका कहलाएगा, एलिमेंट का। तो एलिमेंट में सेम एटम्स कंबाइन करके एलिमेंट का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एलिमेंट के वो मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक हो सकते हैं। मतलब कितने एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं ताकि आपका मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, अब हम इसको मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एटम होता है। ठीक है, जब एक ही एटम से वो मॉलिक्यूल बनता है तो उसको मोनोएटॉमिक कहते हैं। जितने भी आपकी नोबल गैसेस हैं जैसे हीलियम, नियॉन, जेनॉन, रेडॉन, जितने भी आपकी नोबल गैसेस होती हैं वो मोनोएटॉमिक होती हैं, वो एक ही एटम से मिलके बनती हैं, है ना। तो मोनोएटॉमिक मतलब सिंगल एटम है। जैसे आप हीलियम है, हीलियम को कैसे लिखते हो, हीलियम को आप लिखते हो HE करके, राइट, है ना। आप नियॉन को लिखते हो Ne, मतलब ये वो सिंगल एटम से ही मिलके बनी है तो उसको मोनोएटॉमिक कहेंगे। फिर डायटॉमिक क्या होता है, नाम से आपको पता चल रहा है, डायटॉमिक एटम मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है जब दो एटम्स कंबाइन होते हैं। जैसे हमने ऑक्सीजन के केस में देखा, ऑक्सीजन कैसे लिखते हो, O2, यानी कि दो ऑक्सीजन के एटम्स ने कंबाइन किया तब जाके उन्होंने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाया। उसी तरीके से जो हाइड्रोजन होता है वो भी डायटॉमिक होता है, क्योंकि दो हाइड्रोजन के एटम कंबाइन करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। उसी तरीके से नाइट्रोजन जो है ये भी तुम्हारा डायटॉमिक का ही एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल याद रखो, पूछा जाएगा। इसको याद करना तो बहुत आसान है। मोनो मतलब होता है वन, तो मोनोएटॉमिक मतलब वो मॉलिक्यूल जो एक एटम से बना है। डाई मतलब होता है टू, तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या हुए, वो मॉलिक्यूल्स जो दो एटम से मिलकर बने हैं। उसी तरीके से आप ट्राई, टेट्रा, पेंटा सब होते हैं, है ना। तो मोनो डाई को हम अलग कहते हैं, उसके बाद यहाँ से जो या तो ट्राई तक भी बोलते हैं, उसके बाद जो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा जो भी होते हैं वो सारे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, टेट्रा एटॉमिक क्या होता है, टेट्रा मतलब होता है फोर। तो जो मॉलिक्यूल्स फोर एटम से मिलकर बनते हैं वो टेट्रा एटॉमिक होते हैं। इसका एग्जांपल याद कर ले, पूछ लेते हैं कि भैया गिव वन एग्जांपल ऑफ टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो आप इसको याद कर लो कि फास्फोरस एक टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि फास्फोरस के चार एटम्स कंबाइन होते हैं तब फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल बनता है। इसलिए फास्फोरस को हम टेट्रा एटॉमिक कहते हैं, राइट। ऑक्टा एटॉमिक, ऑक्टा का मतलब क्या होता है, ऑक्टा का मतलब होता है एट। तो जब एट एटम्स आपस में कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको ऑक्टा एटॉमिक कहते हैं। इसका भी एग्जांपल पूछ लेते हैं, तो इसका एग्जांपल भी याद कर लो, सल्फर है, एसिड, राइट। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल्स, तुम्हारे जो एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, ऑक्टाएटॉमिक, मतलब मोनो, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक हो सकते हैं, राइट। जो एग्जांपल्स दिए वो एग्जांपल याद करो, यही क्वेश्चन में पूछते हैं। आप बुक के हिसाब से भी अगर करते चलोगे ना तो आपका 70-80% आपका चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो एक्चुअली इस बुक में आपको हर एक लाइन पे ध्यान देना है, हर एक लाइन पे क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। Thus, we can say that molecule is the smallest particle that has capability to exist independently. तो हमने यहाँ पे इन्होंने मॉलिक्यूल की
क्या डेफिनेशन दे दी कि मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है ना। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, लेकिन एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। जैसे आपकी इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस का एटम तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर लेता है, लेकिन ऑक्सीजन का एटम ऐसे नहीं रह सकता है, उसको कंबाइन ही होना पड़ता है मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर लेता है। जैसे ऑक्सीजन ऐसा होता है, हाइड्रोजन ऐसा होता है, फास्फोरस हमने देखा है P4 होता है, और हमने उसको सल्फर देखा था कि सल्फर एसेट होता है। तो ये इस मॉलिक्यूल के रूप में ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर लेते हैं, राइट। द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट एग्जिबिट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। भाई सीधी सी बात है कि जो मॉलिक्यूल है वो एटम से ही तो मिलके बना। तो अगर एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी एटम में है, तो एटम्स की सारी प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल में भी होगी। तो हम कह सकते हैं ना कि मॉलिक्यूल में वो सारी प्रॉपर्टी होती है जो कि एलिमेंट्स की होती हैं, राइट। तो एलिमेंट में जो सारी प्रॉपर्टी होती है वही प्रॉपर्टी आपको किसमें देखने को मिल जाती है, वही प्रॉपर्टी आपको मॉलिक्यूल में भी देखने को मिल जाती है। तो द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। When atoms or molecules of different elements combine, they form molecule of a compound, है ना। जब आपके देखो एक ही प्रकार का एटम कंबाइन हो रहा था, जैसे आपने हाइड्रोजन के केस में देखा था, हाइड्रोजन का एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन हो रहा था, तो ये मॉलिक्यूल बन रहा था, तो ये मॉलिक्यूल एलिमेंट का कहलाता है। लेकिन अगर दो डिफरेंट एटम है, सपोज करो एक सोडियम का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है, अब ये आपस में कंबाइन करके जो मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, तो ये मॉलिक्यूल किसका बना, ये मॉलिक्यूल कंपाउंड का बना, ठीक है। तो जब सेम एलिमेंट्स के एटम से मॉलिक्यूल बनता है तो वो मॉलिक्यूल एलिमेंट का कहलाता है, राइट। और जब डिफरेंट एटम्स से मिलके कोई मॉलिक्यूल बनता है तो वो मॉलिक्यूल कंपाउंड का बना कहलाता है। उसी हिसाब से दूसरा एग्जांपल इन्होंने वाटर का दिया, वाटर किससे मिलता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करते हैं तब वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। तो हाइड्रोजन की दो और ऑक्सीजन का एक एटम कंबाइन होता है तो वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। उसी तरह के अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेना पड़ता है, तब जाके आपका अमोनिया का मॉलिक्यूल बनता है NH3, राइट। तो जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। बस इतना ही डिफरेंस है कि एलिमेंट के केस में जो एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं, सेम एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, जबकि कंपाउंड के फॉर्म के केस में डिफरेंट एटम्स आपका मॉलिक्यूल बनाता है, राइट। नेक्स्ट, the names of elements and compounds are abbreviated by using certain symbol and formula। आपको जैसे पता है कि अभी तक 118 एलिमेंट्स के बारे में हमको पता चल चुका है, ठीक है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो इन सारे एलिमेंट्स को हम बार बार पूरा पूरा नाम लिखे, हाइड्रोजन को बार बार हम HYDRO GEN लिखे, या ऑक्सीजन का हम OXYGEN लिखे, तो ऐसे करने में तो हमारा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो क्या करते हैं, जब 118 एलिमेंट्स हैं तो इनको समझने के लिए हमने इनको एब्रीविएशन दे दिया, ठीक है। तो उसको एब्रीविएशन देने के लिए हमने सिंबल्स और फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, राइट। तो सिंबल्स ऑफ फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अगर सपोज करो हमने ऑक्सीजन का O लिख दिया, अगर O अकेले लिखा है समझ जाते हैं कि भैया ऑक्सीजन की बात हो रही है। हमने N लिख दिया तो हम समझ जाते हैं कि नाइट्रोजन की बात हो रही है, राइट। उसी तरीके से हमने C लिख दिया तो पता चल जाता है कि कार्बन की बात हो रही है। तो हमने एलिमेंट्स को एब्रीविएट कर दिया है और इसी एब्रीविएशन को हम सिंबल और फॉर्मूला कहते हैं। Before 1600 AD, alchemists tried to represent the substance that they use for the experiment by different kinds of pictographic symbols, such as triangle for the earth and crescent for the silver। बहुत समय से मतलब 1600 AD के पहले से भी जो एल्केमिस्ट थे वो जब अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट करते थे तो अलग अलग पिक्टोग्राफिक मतलब पिक्चर्स का इस्तेमाल करके वो सिंबल्स देते थे। जैसे अर्थ को उनको रिप्रेजेंट करना होता था तो ट्राइंगल बना देते थे, ट्राइंगल अगर सिंबल बना है तो उसके यानी कि वो अर्थ बोलना चाह रहे हैं। अगर मून की शेप यानी क्रिसेंट शेप में कुछ चीज बनी है तो समझ लो कि वो सिल्वर को बोलना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से पिक्चर्स का इस्तेमाल करके वो अलग अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते थे, अलग अलग सब्सटेंसेस को रिप्रेजेंट करते थे। तो समझ लो कि सिंबल्स की प्रथा तो 1600 एडी के पहले से चल रही है। लेकिन क्या होता है कि जब पहले तो दो कुछ ही एलिमेंट डिस्कवर हुए थे तो इस तरीके से पिक्टोग्राफिक सिंबल्स चल गए। लेकिन आगे चल के बार बार और भी डिस्कवरीज हुई और आज की डेट में हम 118 एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, तो हर किसी को एक अलग पिक्चर देना तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसमें अलग अलग टाइम पे स्टडी होती गई, फिर हमें एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस
का इस्तेमाल हम करने लगे, जिससे हर कोई यूनिवर्सली हर कोई वही सिंबल यूज करता है। आप चाहे इंडिया में बैठे हो, चाहे आप यूएस में बैठे हो, यूके में बैठे हो या अफ्रीका में बैठे हो, अगर आपको हाइड्रोजन बोलना है तो आप हाइड्रोजन को एच से ही बोलोगे, ऑक्सीजन बोलना है तो ओ से ही बोलोगे। तो एक स्टैंडर्ड सिंबल हमने ले लिया है। लेकिन इसकी शुरुआत हम बता रहे हैं कि बिफोर 1600 एडी में ही हो गई थी, जब लोगों ने एलिमेंट्स को या सब्सटेंसेस को सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया था। उनका तरीका अलग था, वो पिक्टोग्राफिक सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे। फिर डाल्टन आए, उन्होंने भी अदर टाइप्स ऑफ सिंबल्स इस्तेमाल किया। उन्होंने जैसे ऑक्सीजन को सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया, है ना, और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्कल बनाया और ये उसमें बीच में डॉट लगा दिया। देखो ये तुम्हारे जो डाल्टन ने जो सिंबल यूज किए थे ना, वो जैसे हाइड्रोजन को करने के लिए उन्होंने एक सर्कल बनाया, और ये अगर ऐसा सिंबल बना हुआ है इसका मतलब वो हाइड्रोजन है। अकेला सर्कल बना हुआ है यानी कि वो ऑक्सीजन है, और सर्कल के चारों तरफ से डार्क लाइन है यानी कि वो कार्बन की बात कर रहे हैं। फॉस्फोरस में वो इस तरीके से सिंबल बना देते थे, तो इन्होंने इस तरीके से अपना तरीका निकाला था। तो ये कुछ ही एलिमेंट थे, तो ये तरीका काम कर रहा था उनका, ठीक है, ये सिंबल थे। Later, John Burgess suggested that the initial letter of an element written in capitals should represent the particular element. आगे चल के जॉन बर्जिलियस ने बोला कि भाई इस तरीके का काम छोड़ो, हम लोग क्या करते हैं, जो एलिमेंट है उसका जो नाम है, उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको हम कैपिटल लेटर में लिख के वो उसका सिंबल बना देते हैं। जैसे ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर ओ होता है तो ऑक्सीजन का सिंबल हो जाएगा। हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर एच होता है तो उसका सिंबल एच हो जाएगा। कार्बन का फर्स्ट लेटर सी होता है तो उसका सिंपल सी हो जाएगा। इन्होंने बोला कि चलो हम ऐसा कर लेते हैं। लेकिन आगे चल के ना यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई। क्यों गड़बड़ हो गई कि सपोज करो कि तीन चार एलिमेंट है, जैसे जैसे कार्बन है, क्लोरीन है, आपका कैल्शियम है, क्रोमियम है, सब सब सी से स्टार्ट होते हैं, तो क्या हम सबको सी 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 बोल देंगे? तो फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि फिर दूसरा तरीका अपनाया गया जिसपे हम दो लेटर्स का इस्तेमाल करने लगे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होता है। कुछ लेटर्स, कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स हम लैटिन भाषा में जो उनका नाम है उसके हिसाब से भी करते हैं। देखो, बट इन सम केसेस द सजेस्टेड सिंबल डिड नॉट एग्री विद द इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट। दिस वाज बिकॉज सम ऑफ द सिंबल्स वर बेस्ड ऑन द लैटिन नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स, है ना। कुछ सिंबल्स ऐसे, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका सिंबल उनके लैटिन नेम के हिसाब से होता है ना। जैसे कि हम ये टेबल देखते हैं, आप इस टेबल को याद कर लो। अगर आप ये टेबल को याद कर लोगे ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे गोल्ड है, गोल्ड का फर्स्ट लेटर तो जी है ना, तो इस हिसाब से इसका सिंबल जी होना चाहिए। लेकिन इसका सिंबल जी नहीं है, इसका सिंबल ए यू है। क्यों? क्योंकि गोल्ड को लैटिन भाषा में ऑरम कहते हैं, और ऑरम के फर्स्ट टू लेटर क्या है? ए यू। तो गोल्ड का सिंबल क्या दे दिया? ए यू। ठीक उसी तरीके का सिल्वर है, अगर सिल्वर का अगर हम देखें तो इसका स्पेलिंग के हिसाब से सिल्वर का सिंबल एस होना चाहिए, लेकिन सिल्वर का जो सिंबल है वो एस नहीं होके एजी है। क्यों? क्योंकि लैटिन भाषा में इसको अर्जेंटिव कहते हैं, इसलिए इसका सिंबल क्या रखा गया है? ए और जी। उसी तरह से मरकरी, मरकरी का सिंबल है एच जी, क्योंकि इसको लैटिन में हाइड्री गायरम कहते हैं, तो इन्होंने एच जी ले लिया। कॉपर है, कॉपर का जो सिंबल है वो सीयू है, क्योंकि इसको लैटिन में क्यूप्रम कहते हैं। नहीं तो तुम कहोगे भाई कॉपर को सीओ बोलो, लेकिन सीओ अगर आपने बोल दिया इसका मतलब वो कोबाल्ट हो गया, कॉपर नहीं हुआ। कॉपर का सिंबल होता है सीयू, क्यों? लैटिन में कॉपर को क्यूप्रम कहते हैं, वहां से उसका सिंबल आया है। लेड का जो सिंबल होता है वो पीबी होता है, तो प्लम्बम कहते हैं, इसलिए इसको पीबी बोल दिया। आयरन का सिंबल एफई है, क्योंकि लैटिन में इसको फेरम बोलते हैं। सोडियम का सिंबल Na है, क्योंकि इसको लैटिन भाषा में नेट्रियम कहते हैं। तो आपको ये जो 11 एलिमेंट्स की जो लिस्ट है इसको याद करना पड़ेगा। आपकी क्लास में ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि भाई सोडियम का सिंबल Na क्यों है, तो आप उसमें जवाब दे सकते हो कि भाई इसको लैटिन भाषा में नेट्रियम कहते हैं, इसलिए हम इसका सिंबल Na लिखते हैं, तो उसके फर्स्ट टू लेटर Na है। उसी तरह के आप किसी भी एलिमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई कॉपर का CO नहीं होके Cu क्यों है, क्योंकि कॉपर को लैटिन में क्यूप्रम कहते हैं, इसलिए सिंबल Cu है। ठीक है, उसी तरीके से पोटेशियम हम केलियम कहते हैं, इसलिए सिंबल K है, P नहीं। टिन को हम स्टेनम कहते हैं, इसलिए सिंबल है SN, T नहीं। एंटीमनी को हम लैटिन भाषा में स्टीबियम कहते हैं, इसलिए इसका सिंबल SB है, राइट, SB। बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, SB क्या हो गया भाई? SB मतलब एंटीमनी। टंगस्टन का लेटर जो सिंबल है वो W है, क्योंकि उसको लैटिन भाषा में वोल्फ्राम कहते हैं, राइट। तो आपको ये लिस्ट लर्न करनी है ताकि आपको, क्योंकि बस यही एलिमेंट्स हैं जिनके लैटिन भाषा के हिसाब से सिंबल्स हैं। तो अगर आप ये 11 एलिमेंट्स को कर दोगे तो आपको ये काफी इजी हो जाएगा। बाकी तो आप देखना सिंपल आपके इंग्लिश के फर्स्ट लेटर, फर्स्ट टू लेटर या फर्स्ट थ्री लेटर को मतलब लेके फर्स्ट और थर्ड लेटर को लेके सिंबल बनाया गया है।
However, the method suggested by him laid the basis of IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry System of Chemical Symbols and Formulae. तो बर्जीलियस से इंस्पिरेशन लेके एक सिस्टम डेवलप हुआ जिसको IUPAC कहते हैं। इसका फुल फॉर्म याद रखो बेटा, ये पूछ लेते हैं। IUPAC फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने एक अपना सिस्टमैटिक सिस्टम बनाया और यूनिवर्सली इन्होंने जो सिंबल्स बताए उसी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि क्या है वो सिंबल्स। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले तो सिंबल की एक डेफिनेशन आ जाए तो सिंबल क्या है। तो सिंबल आप देख रहे हो, कुछ नहीं, किसी भी एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म है। हमें ऑक्सीजन को पूरा OXY GEN नहीं लिखना है तो हमने उसको O से रिप्रेजेंट कर दिया। कार्बन को पूरा CARBON नहीं बोल लिखना है, इसलिए हमने उसको C से रिप्रेजेंट कर दिया। तो सिंबल आखिर में क्या है? अ सिंबल इज द शॉर्ट फॉर्म that stands for the atom of a specific element or the abbreviations used for the names of the element। तो एलिमेंट का नाम के लिए जो एब्रीवेशन का इस्तेमाल होता है वही सिंबल है। An element is denoted by symbol which is usually the first letter of its name in English or Latin written in capital। हर एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो अधिकतर इंग्लिश अल्फाबेट जो भी उसका नाम होता है उसका फर्स्ट लेटर होता है। ठीक है, या लेटिन भाषा में जो उसका नाम होता है उसका फर्स्ट लेटर होता है। और हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखते हैं। जब ऑक्सीजन लिखोगे तो आपको कैपिटल O ही लिखना पड़ेगा। अब स्मॉल O लिखोगे तो गलत हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप नाइट्रोजन लिख रहे हो तो आपको कैपिटल N लिखना पड़ेगा, है ना। स्मॉल n लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो आपको जो भी आपका इंग्लिश में है या लैटिन भाषा में है उस एलिमेंट का जो भी नाम है उसका फर्स्ट लेटर अगर आप कैपिटल में लिखते हो तो मोस्टली एलिमेंट्स का वो सिंबल बन जाता है, राइट। सल्फर एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय सिंबल एज। सल्फर को इसे एस से डिनोट किया। तो ये सल्फर एस से स्टार्ट होता है तो फर्स्ट लेटर एस है तो उन्होंने कैपिटल एस लिख दिया, तो सल्फर का सिंबल क्या हो गया? कैपिटल एस। उसी तरीके से हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर क्या है? एच है, उसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर दिया तो हाइड्रोजन का सिंबल बन गया। ये तो बहुत सारे एलिमेंट्स में उसका फर्स्ट लेटर का इस्तेमाल होता है उसके सिंबल के रूप में। लेकिन फिर कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिसमें फर्स्ट लेटर का इस्तेमाल नहीं होता है, मोर देन फर्स्ट लेटर होता है। However, when the first letter of more than one element is same, the elements are denoted by two letters। लेकिन सपोज करो कि दो, जैसे मैंने बताया था एग्जांपल कि 3-4 एलिमेंट है जो जिनके फर्स्ट लेटर C होता है, जैसे कार्बन है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, तो सबको आप C थोड़ा लिख सकते हो। तो हमने फिर क्या किया, कार्बन को अगर C से बोला तो हमने कैल्शियम को Ca से बोल दिया, तो हमने फिर क्लोरीन को Cl से बोल दिया, क्रोमियम को हमने Cr से बोल दिया। तो हमने क्या किया कि पहले दो लेटर्स का इस्तेमाल किया। लेकिन इसमें याद रखना, जब भी हम दो लेटर्स लिखते हैं तो पहला लेटर हमारा हमेशा कैपिटल होता है और दूसरा वाला स्मॉल होता है। आप दोनों को कैपिटल नहीं लिख सकते हो, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप दो लेटर का इस्तेमाल कर रहे हो सिंबल के रूप में तो फर्स्ट लेटर तो आपको कैपिटल ही लिखना है लेकिन नेक्स्ट वाला लेटर आपको स्मॉल लिखना है, राइट। जैसे नियॉन है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल N आएगा, उसका जो दूसरा लेटर है E वो स्मॉल में आएगा, तो नियॉन का सिंबल क्या हो जाएगा? Ne। तो द फर्स्ट लेटर इज रिटन इन कैपिटल while the second word is written in small। हमेशा ये याद रखना कि जब भी सिंबल लिखोगे तो पहला लेटर आपको कैपिटल में लिखना है, नेक्स्ट वाला स्मॉल में लिखना है, राइट। अब जैसे वही उन्होंने सेम एग्जांपल दिया, से कार्बन है, कार्बन, कोबाल्ट, कॉपर, कैल्शियम, कैडमियम, क्रोमियम, क्लोरीन, ये सारी सारी एलिमेंट का फर्स्ट लेटर C है, तो सबको अलग अलग सिंबल दे दिया। तो उन्होंने कहा कार्बन को C से बोल दो, कोबाल्ट को CO से बोल दो, कॉपर को Cu लिख दो, कैल्शियम को Ca लिख दो, कैडमियम को Cd दे दिया, क्रोमियम का सिंबल Cr हो गया, क्लोरीन का सिंबल Cl हो गया। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल रहा लेकिन सेकंड वाला लेटर का इस्तेमाल में आ रहा है तो वो सारा के सारे स्मॉल लेटर्स में आएगा, राइट। अब आप बोलो कि कॉपर को Cu क्यों बोला, कॉपर को CO क्यों नहीं बोला? क्योंकि हम कोबाल्ट को CO बोल रखे हैं, तो अगर कॉपर को भी CO बोलेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कॉपर का हमने सिंबल उसके लैटिन नाम क्यूप्रम से ले लिया, क्योंकि हमें पता है इस कॉपर को लैटिन भाषा में क्यूप्रम कहते हैं। क्यूप्रम से Cu वर्ड आ गया तो हमने कॉपर का जो सिंबल था वो Cu रख दिया। कैल्शियम को Ca, कैडमियम को Cd से, और and so on। A symbol is not merely an abbreviation for the name of an element but also has significance। सिंबल सिर्फ किसी भी एलिमेंट का एब्रीविएशन नहीं है भाई, इसका भी सिग्निफिकेंस है। आप सिंबल देके बहुत सी चीजें पता कर सकते हो। क्या पहली बात तो आपने सिंबल देखा, अगर आपने देखा कि C लिखा है तो समझ जाओगे भैया ये एलिमेंट कौन सा है, या CO लिखा है तो आपको पता चल जाता है भैया ये एलिमेंट कौन सा है। दूसरा, सिंबल को देख के आपको क्या जानकारी मिलती है? वन एटम ऑफ एलिमेंट, है ना। C अकेला लिखा तो पता है उस एलिमेंट का एक एटम की बारे में बात हो रही है।
क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू मास टू इट्स एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास, उसकी क्वांटिटी कितना है उसके एटॉमिक मास के हिसाब से। जैसे तुम्हें पता है जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक मास 12 होता है, तो अगर आपने सी लिखा है तो यानी कि सी का जो एटॉमिक मास होगा, ग्राम एटॉमिक मास होगा, वो 12 जी होगा, राइट। उसी तरीके से एग्जाम्पल नाइट्रोजन का दिया, अगर सिंबल एन लिखा है इसका मतलब क्या है, एन स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन एलिमेंट है, एक एटम है नाइट्रोजन का। और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 14, यानी कि इसका वेट कितना हो जाएगा 14, राइट। बी केयरफुल अबाउट कैपिटल एंड स्मॉल अल्फाबेट, उन्होंने बताया है कि अगर आपने दो लेटर्स इस्तेमाल किए सिंबल में तो आपको कैपिटल लेटर और स्मॉल अल्फाबेट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखना पड़ेगा और छोटा वाला स्मॉल। अगर आपने दोनों कैपिटल लिख दिए तो इनका इसका मतलब अलग हो जाएगा, तो एक कैपिटल एक छोटा है, इसका मतलब तो है कोबाल्ट, राइट। लेकिन अगर आपने CO दोनों कैपिटल लिख दिया तो उसका मतलब हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। तो आपका वो एलिमेंट ही डिफरेंट हो जाएगा, मतलब एक एलिमेंट है एक कंपाउंड बन जाएगा, राइट। तो इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भाई अगर हमने एक को CO लिखा एक कैपिटल और स्मॉल लेटर में और एक को इस तरीके से लिखा तो क्या ये सेम है या डिफरेंट, तो आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंट है, क्योंकि CO का मतलब होता है एलिमेंट कोबाल्ट, जबकि कैपिटल CO का मतलब होता है कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। अच्छा, ऐसा भी नहीं लिख सकते कि पहला वाला आपने छोटा लिख स्मॉल लिख दिया और नेक्स्ट वाला कैपिटल लिख दिया। ऐसा भी नहीं लिख सकते कि दोनों आपने स्मॉल लिख दिए। आपको यही रूल अपनाना पड़ेगा कि पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा और अगर सेकंड लेटर का इस्तेमाल हो रहा है तो वो स्मॉल में होगा, राइट। तो इस चीज को ध्यान रखना। जब बच्चे पहली बार सिंबल सीखते हैं तो वो ये गड़बड़ियां करते हैं, या तो दोनों को कैपिटल में लिख देंगे या दोनों को स्मॉल में लिख देंगे, या वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में लिखना है, छोटा लेटर स्मॉल में ही लिखना है। जैसे नाइट्रोजन को आप कैपिटल एन से ही रिप्रेजेंट करोगे, अगर आप स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करोगे तो वो गलत हो जाएगा, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना। ये बहुत अच्छा टेबल है, इसको अच्छे से लर्न कर लो। ये वो सारे कॉमन एलिमेंट्स हैं जो बार बार आपकी केमिस्ट्री की बुक में आएंगे। अगर आपने अभी इसको अच्छे से लर्न कर लिया, इनके सिंबल्स को लर्न कर लिया, तो फिर आगे जो मैं आपको वैलेंसी पढ़ाने वाली हूँ, ये फॉर्मूला बनाना सिखाने वाली हूँ, वो बहुत आसानी से आप सीख पाएंगे, क्योंकि हर चीज रिलेटेड है। अगर आप यही चीज अच्छे से नहीं सीखोगे तो आने वाला नेक्स्ट टॉपिक अभी आपको टफ लगेगा। तो जल्दी आप क्विकली रिवाइज करते हैं। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg, कैपिटल M स्मॉल g। एल्यूमिनियम Al, कैल्शियम Ca, क्रोमियम Cr, मैंगनीज, जो मैग्नीशियम अलग होता है मैंगनीज अलग होता है। मैग्नीशियम को Mg से प्रेजेंट किया है तो मैंगनीज को Mn से प्रेजेंट किया है। कोबाल्ट Co, निकल Ni, जिंक Zn, Ag यानी कि सिल्वर, क्योंकि हमको पता है कि सिल्वर को लेटिन भाषा में अर्जेंटम कहते हैं, इसलिए अर्जेंटम से इसका सिंबल Ag आया। बेरियम का सिंबल है Ba, आर्सेनिक As, प्लेटिनम Pt, रेडियम Ra, यूरेनियम U, लिथियम Li, जर्मेनियम Ge, हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, फ्लोरीन Cr, ब्रोमीन Br, आयोडीन I, कार्बन C, सल्फर S, फास्फोरस P, बोरॉन B, Si सिलिकॉन, As आर्सेनिक, He हीलियम, Ne नियॉन एंड Ar आर्गन। तो आपको ये सारे 32 एलिमेंट्स हैं, इनके सिंबल्स आप अच्छे से याद कर लो। जो कैपिटल में लिखा है सो कैपिटल में, और जो स्मॉल में लिखा है सो स्मॉल में। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, राइट। फॉर्मूला क्या होता है, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। आपको पता है भाई एलिमेंट्स के एटम कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल बना लेते हैं, है ना। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ये हमको पता है। सो इट इज पॉसिबल टू रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ द कांस्टेंट एटम। तो जिस तरीके से हम एटम को अगर हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो भैया मॉलिक्यूल्स को भी तो हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर ले सकते हैं। तो जब हम मॉलिक्यूल को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर वो फॉर्मूला कहलाता है। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नोन एज फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे वाटर एक मॉलिक्यूल है, राइट। अब हम अगर हम इसको सिंबल के फॉर्म में बताते हैं H2O, तो ये क्या कहलाएगा, फॉर्मूला। इसी को हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं, इसी को हम केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं। या सपोज करो हमने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड या तो हम पूरा लिखे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और अगर हमने इसको सिंबल्स का इस्तेमाल करके अगर हमने इसको लिख दिया CO2, तो ये क्या बन जाएगा आपका फॉर्मूला। या इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलो या केमिकल फॉर्मूला बोलो। तो a molecular formula also known as chemical formula employs symbol to denote the molecule of an element or a compound। तो molecular formula जिसको हम chemical formula भी बोलते हैं, वो symbols का इस्तेमाल करके compound के molecule को या element के molecule को represent करते हैं।
मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट में कंटेन वन और मोर एटम्स। मॉलिक्यूल में एक या एक से ज्यादा एटम्स हो सकते हैं। जैसे कि तुम्हारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन दिया है, ये 2 एटम से मिलकर बने हैं। तो हाइड्रोजन को आप H2 बोलते हो, ऑक्सीजन को O2 बोलते हो, नाइट्रोजन को N2 बोलते हो, क्लोरीन का फॉर्मूला क्या हुआ, Cl2 हो गया, ब्रोमीन का Br2 हो गया, ठीक है, और आयोडीन का आपका I2 हो गया। इस तरीके से हो गया। अगर आपके सेम ही एलिमेंट से बने हैं तो उनके मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ये हो गया। इन केस ऑफ अ कंपाउंड, द मॉलिक्यूल कंटेनिंग different atoms united in certain fixed ratios represented by placing elements of the element present in it by side indicating the numbers written in subscript। लेकिन जब कंपाउंड है तो कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए पहले तो हम ये देखते हैं कि वो किन एटम्स से मिलकर बना है। फिर वो सारे एटम्स हम लिख देंगे और कितने एटम्स, कौन सा एटम कितने नंबर में यूज किया वो नंबर हम नीचे लिख देते हैं। जैसे NH4Cl है ना, NH4Cl है, ये कंपाउंड है। किस किस चीज से बना है, ये नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से और क्लोरीन से बना है। इसमें नाइट्रोजन एक है, हाइड्रोजन फोर है और क्लोरीन भी एक है। फॉर्मूला क्या बन गया, NH4Cl। एक मिनट, NH4Cl, NH4Cl, ठीक है। और आपको पता है इसको हम अमोनियम कहते हैं, इसको क्लोराइड। ये किसका फॉर्मूला वो हो गया, अमोनियम क्लोराइड का, राइट। इसका फॉर्मूला हो गया अमोनियम क्लोराइड का। तो कंपाउंड के केस में अलग अलग एटम्स होते हैं, तो अलग अलग एटम्स के सिंबल लिख दो। कौन सा एटम कितने नंबर में इस्तेमाल हुआ है उसका नंबर हम नीचे सबस्क्रिप्ट के रूप में लिख देते हैं और इस तरीके से फॉर्मूला बन जाता है। उसी तरीके से जैसे सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट आपका सोडियम से, कार्बन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। सोडियम के 2 हैं, कार्बन का 1 है और ऑक्सीजन का 3 है, इसलिए फॉर्मूला हो गया Na2CO3, राइट। उसी तरह वाटर है, वाटर जो होता है वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, तो H2O उसका फॉर्मूला हो गया। Thus, by looking at formula, we understand the ratio in which different atoms are united to form the molecule। फॉर्मूला देख के ही हमको पता चल जाता है कि किस रेशियो में ये कंबाइंड है। जैसे हमने वाटर का फॉर्मूला देखा कि वाटर भैया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है और इसका रेशियो 2:1 रहता है। सोडियम कार्बोनेट आपका सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है और उसका रेशियो क्या है, 2:1:3। NH4Cl जो है वो आपका नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना है और रेशियो क्या है, 1:4:1 का। तो आपको फॉर्मूला देख के ये पता चल जाता है कि इसके कंबाइनिंग एटम्स का रेशियो क्या है, राइट। तो सिग्निफिकेंस क्या हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड हैज क्वांटिटेटिव सिग्निफिकेंस, इट रिप्रेजेंट बोथ द मॉलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। पहली बात तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भैया ये किसका मॉलिक्यूल है, कौन से सब कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। फिर इन सबके मास को ऐड करके हमको इसका मॉलिक्यूलर मास पता चल जाता है। जैसे अगर हमको इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हम नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे 14, हाइड्रोजन का क्या होता है 1, 1 into 4, तो 4 एटम्स है तो आपका ये क्या हो जाएगा 4, क्योंकि एक का 1 होता है और चूंकि 4 है तो इसलिए 4 लिखेंगे। और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, राइट। इसको जब तुम कंबाइन करोगे, इसका जो टोटल निकालोगे तो आपको NH4Cl का आपको टोटल जो मॉलिक्यूलर मास है वो पता चल जाएगा, 8 और 5 30, 1 4 5 53.5 हो जाएगा, 53.5 हो जाएगा आपका NH4Cl का। उसी तरीके से इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का दिया है, तो कार्बन CO2 को देख के आपको पता चल जाता है ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, ऑक्सीजन के क्या होता है 16 होता है, लेकिन 16 2 बार है यानी कि 32 हो जाएगा। तो 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा 44, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, राइट। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के हमें पता चल जाता है कि मॉलिक्यूल क्या है और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है। फिर हमें ये पता चल जाता है द रिस्पेक्टिव नंबर्स ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है, तो हमें पता है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रेजेंट है। तीसरा हमें ये पता चल जाता है किस रेशियो में प्रेजेंट है, तो हमें पता है कि नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 4 और क्लोरीन 1, यानी कि 1:4:1 के रेशियो में प्रेजेंट है, राइट। इन्होंने एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड से बताया है कि द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। ईच मॉलिक्यूल कंटेन्स 1 कार्बन एटम एंड 2 oxygen atoms joined by chemical bond with 2 oxygen atoms। The molecular mass of carbon dioxide is 44, क्योंकि जैसे हमने देखा कि कार्बन का जो वेट है वो 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, लेकिन चूंकि 2 एटम्स है ऑक्सीजन के तो 16 into 2 क्या हो जाएगा 32, 12 + 32 क्या हो जाएगा आपका 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो 44 आ जाएगा। तो ये सिग्निफिकेंस है मॉलिक्यूलर मास का, ठीक है। तो ये जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसके बेस जो आपकी एक्सरसाइज 1 है उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, पहले तो व्हाट इज सिंबल,
ठीक है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज इट कन्वे, तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बुक में आपका इसका आंसर है, सिंबल की डेफिनेशन दी गई है, वो आप याद कर लो, क्या इन्फॉर्मेशन ये देता है वो आप लिख दो। नेक्स्ट है, व्हाई इज द सिंबल एस फॉर सल्फर बट Na फॉर सोडियम एंड Si फॉर सिलिकॉन। क्वेश्चन है कि सल्फर को आप एस बोलते हो जबकि सोडियम को आप Na बोल रहे हो और सिलिकॉन का Si बोल रहे हो, तो बताओ उसका क्या आंसर होना चाहिए। भाई हमने सिल्वर जो सल्फर का जो सिंबल एस लिया है वो हमने इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से लिया है, राइट, इसलिए हमने उसको एस से डिनोट किया है। लेकिन सोडियम को हम Na इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिकॉज सोडियम को लैटिन भाषा में नेट्रियम बोला जाता है, इसलिए हमने इसका सिंबल लैटिन भाषा से लिया है, इसलिए इसका सिंबल Na आ रहा है। उसी तरह सिलिकॉन का सिंबल जो है ऐसा ही है, क्योंकि ऑलरेडी सल्फर का सिंबल एस है तो हम सिलिकॉन का एस नहीं ले सकते हैं, तो डिफरेंशिएट करने के लिए हमने सिलिकॉन का फर्स्ट टू लेटर्स का इस्तेमाल कर लिया है उसका सिंबल बनाने के लिए, इसलिए सिलिकॉन का सिंबल ऐसा ही है। तो इस तरीके से आप इस आंसर को लिख सकते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, इट इज सिंबल ऑफ फॉर कोबाल्ट CO were written as C मतलब कैपिटल लेटर CO, what would be wrong with it। तो अगर आपने कोबाल्ट के सिंबल को दोनों कैपिटल लेटर में लिख दिया तो क्या हो जाएगा, ये तो कोबाल्ट कहलाएगा लेकिन ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, क्योंकि C कैपिटल O सिंबल होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, कोबाल्ट का नहीं हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा, राइट। What do the following symbol stands for? H किसका सिंबल है, हाइड्रोजन, एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम है H, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है H2, और 2H का मतलब क्या है ये आप मुझे बताओ, राइट, 2H का मतलब क्या है। एक्सप्लेन द टर्म वैलेंसी, ये वैलेंसी और वेरिएबल वैलेंसी जो है ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी, राइट। तो आपके लिए बस एक क्वेश्चन है कि H, H2 और 2H में क्या डिफरेंस है, इसका जवाब आप देंगे। अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए, और अगर नहीं आता है तो इसका जवाब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, राइट। आई होप आपको यहाँ तक ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम वैलेंसी और रेडिकल को कवर करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।